जी नमस्कार। मैं नंदलाल भारती उपस्थित हूँ आज लेकर एक कहानी, और इस कहानी का शीर्षक है बत्ती जार। बत्ती जार का नाम तो आपने सुना ही होगा। बत्ती जार तब होता है जब पाँव में कांटा धंस जाता है और वह घाव सूख जाता है और गांठ पड़ जाती है, और वह गांठ पैर में बहुत दर्द करती है। उसको निकालने के लिए पहले गांव में उस घाव को काट करके उसमें बत्ती जार किया जाता था। बत्ती जार सरसों का तेल का दिया बनाया जाता था। उसकी जलती हुई बाती से उस बत्ती जार के हुए भाग पर तेल टपकाया जाता था, जिससे उस घाव को ठीक होने की पूरी संभावना होती थी और घाव ठीक भी हो जाता था। और कुछ मामलों में धान के खेतों में रोपने काम करने वाले श्रमिकों के पैर धान की रोपाई में, नर्सरी की उखाड़ाई में पाँव सड़ जाते थे। वैसे सड़ने को तो क्योंनी तक, कमर तक सड़न हो जाती थी, पर पाँव में बहुत कुछ ज़्यादा सड़ जाता था। इसको ठीक करने के लिए भी बत्ती जार किया जाता था। तो भाई बहनों, इसी मुद्दे पर यह कहानी है। तो आइए बिना किसी भूमिका के यह कहानी शुरू करते हैं। मदार का दूध तो बहुत जलन कर रहा है, अलका बोली। कांटा कैसे धंस गया? चप्पल पहनने के बाद भी भाग्यवान केशव बोला। केशव पूछे, कांटा कैसे धंस गया? चप्पल पहनने के बाद भी धंस गया? कैसे, कहाँ, क्यों, क्या क्या बताऊं? बस धंस गया कांटा। मदार का दूध अच्छी तरह चुपड़ दी हूँ, कांटा निकल जाएगा, आप फिक्र ना करो। बत्ती जार जैसी जलन तो नहीं हो रही है, अलका बोली। कैसी बात कर दी अलका। मेरी माँ याद आ गई। गरीबी, उत्पीड़न और शोषण के वे दिन डरावने थे जो याद आ गए। अलका पूछी, कैसे? पतिदेव, माँ याद आ गई, सासू माँ याद आ गई। माँ याद करने वाली ऐसी कोई खता तो मैंने नहीं कर दी। पुष्पा के पापा अलका पूछी और बोली, मैंने ऐसी कौन खता कर दी कि सासू माँ याद आ गई? बत्ती जार का नाम सुनकर मेरी कराहती माँ याद आ गई। मेरी आंखें भी भर आई। केशव बोला, अनजाने ऐसा कौन सा गुनाह कर गई? अलका पूछी। तुम्हारा प्यार
गुनाह की चाशनी में पका होगा। मैं भूख गरीबी की बात कर रहा हूँ। गरीबी अपने आप में बड़ा गुनाह है। मोहतरमा, माँ बाप को गरीबी की दलदल से जीवन की जर्जर कश्ती को ढकेलते हुए देखा है मैंने। गरीबी की आग में पककर, श्रम और संघर्ष में तपकर एसी की हवा खा रहा हूँ। केशव आंसू पोंछते हुए बोला। मुझे भी मालूम है गरीबी की आँच डरावनी होती है। अलका बोली और बोली, पतिदेव आंसू बहाने के दिन तो नहीं रहे। अब तो अपने अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अलका, तुम्हारे पिताजी पढ़े लिखे सरकारी नौकर थे। मेरे पिताजी अनपढ़ मजदूर। केशव बोला। मानती हूँ तुम मजदूर माँ बाप के बेटवा हो, पर हो अफसर। मेरे भाई लोग मजदूर। सोचो और बताओ कौन सफल बाप है। मैं जानती हूँ तुम नहीं बताओगे। मैं बताती हूँ मेरे अनपढ़ मजदूर ससुर जी। अलका बोली। हाँ अलका, मेरे माँ बाप ने अपनी गरीबी का इलाज बत्ती जार से किया है। किसे बोला। हाँ अलका, मेरे माँ बाप ने अपनी गरीबी का इलाज बत्ती जार से किया है। मुझे भी बत्ती जार के दिन माँ को बत्ती जार करते हुए देखा है। क्या बात कर रहे हो? अलका पूछी। हम भाग्यवान हाड़-फोड़ मेहनत, धान की रोपाई निराई के कामों में पानी में सड़ते हाथ पर से कमाई की 2 किलो भर की मजदूरी से पेट की आग बुझाने का दर्द को क्या कहोगी पुष्पा की मैया? केशव पूछा। सच बत्ती जार के जलन की छटपटाहट का दर्द और सपनों में जीने की आशा, और क्या अशोक के पापा अलका के आंसू भी छलक पड़े कहते कहते। ऐसे ही सुलगते दर्द में मेरे माँ बाप ने हम भाई बहनों को पाला है। मुझे और मेरी बड़की बहन दीक्षा को बत्ती जार की दहकते दर्द का नजदीकी से एहसास है। केशव बोला। जानती हूँ पुराने दर्द को याद करने से दर्द ही मिलेगा। अशोक के पापा अलका बोली। सासू माँ का अपराध कैसा? वे तो गरीबी से लड़ रही थी। मैं भी जानता हूँ, पर
कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जीते जी नहीं भूलते। मेरे बचपन की बात है। माँ ठाकुर की हवेली मजदूरी लेने चप्पल पहन कर गई थी। रात में पानी में सड़े पैर का इलाज 32 जार से की थी। यही चप्पल पहनकर हवेली जाना माँ का अपराध हो गया था। सासू माँ का अपराध कैसे हो गया? वह तो पैर की सुरक्षा के लिए चप्पल पहन कर गई थी। अपराधी तो धर्म और जात के ठेकेदार है। हम लोग तो देश के मूल निवासी क्षत्रिय हैं। यूरेशियन लुटेरे, आताताइयों और विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी सिकंदर एवं आक्रमणकारियों से 60 गांठ देश के मूल निवासी सूर्यवंशी और इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों को अछूत दमित आदिवासी वनवासी बना दिया। मूल निवासी योद्धाओं को राक्षस बना दिया। कायनात के दुश्मनों के सर्वनाश के लिए कब आओगे परमात्मा इस धरती पर? अलका बोली। एकदम सही बात कह रही हो, एकदम सच कह रही हो। आज भी हर गांव की शुरुआत में जो ग्राम रक्षक देवता विराजित है वे भी चंवर वंशी क्षत्रिय ही तो हैं। धर्म की भांग पिलाकर खुद पूज्य बन बैठे इन मठाधीशों एवं ठेकेदारों से मूल निवासियों को मुक्त होने में और कई 100 साल लगेंगे। अलका को बताते हुए केशव आगे बोला, देश और शोषित समाज को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने की शुरुआत तो हो गई है। फिलहाल माँ के साथ क्या क्या हादसा हुआ आगे सुनो। केशव बोला। सुनाओ जी, अलका बोली। बदमाश चुन्ना बोला, अरे हवेली वालों बाहर निकलो, देखो हवेली में गांव की प्रधान महावर लगाकर ऊंची हिल वाली सैंडल पहन कर आई हैं। माँ हक्का बक्का हो गई थी। इधर उधर आगे पीछे देखने लगी। जबकि हवेली की महिलाओं की बैठक के आसपास कोई और नहीं था माँ के अलावा। माँ इधर उधर देखकर चुन्ना जमींदार से पूछी, अरे बाबू, कौन प्रधान कहाँ है? कौन प्रधान चुन्ना बाबू? माँ पूछी। तुम रे देवरजिया, और कौन? चुन्ना गुस्से में लाल होकर बोला। प्रधान कब बन गई? माँ आश्चर्य से बोली, चुन्ना बाबू, मैं प्रधान कब बन गई? मुझे तो पता ही नहीं। वह चुन्ना बाबू से पूछिए। ये देखो, अब चौधराहट भी शुरू हो गई। महावर रचवा कर, चप्पल पहनकर, दुल्हनिया बनकर
हवेली आई है। चुन्ना ऐंठते हुए बोला था। अच्छा, तो ये बात है। मेरा चप्पल देखकर दिल पर सांप लौट गया क्या चुन्ना बाबू? कुछ तो शर्म करते। मुन्ना बाबू माँ बोली थी। जात चमार की महावर रचाकर हवेली आ रही है रानी बनकर। शर्म तो तुमको आनी चाहिए। चुन्ना जमींदार का बेटा बोला। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। माँ गुस्से में बोली थी। क्या करूं, क्या करूं? तेरी आरती उतारूं? चुन्ना बोला था। काश अपनी माँ की आरती उतारे होते तो औरत जात की इज्जत करते। एक माँ की इज्जत करना सीख गए होते, औरत की इज्जत करना सीख गए होते। माँ भी गुस्से में बोली थी। इतने में बूढ़ी मालकिन आ गई और बोली, क्यों कांव कांव कर रही हो देवरजिया? मैं कांव कांव नहीं कर रही हूँ मालकिन। ये चुन्ना बौरा गए हैं। ये चुन्ना बाबू पगला गए हैं, बौरा गए हैं। लगता है भांग का गोला खा लिए हैं। मक्खी जैसे मेरे पैर की घाव पर भिनभिना रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो देवरजिया? बूढ़ी मालकिन बोली। बकवास नहीं मालकिन, सच कह रही हूँ। ठीक सुनी हो मालकिन, मक्खी घाव पर बैठने नहीं दे रही हूँ। शुक्र मनाओ, हाथ नहीं उठा रही हूँ, लाज निभा रही हूँ। जहर का घूंट पीकर हाथ उठ गया तो मक्खी की भिनभिनाहट बंद हो जाएगी। माँ बोली थी। इतने में चाबियों का गुच्छा कमर में खोसते हुए छोटी मालकिन आ धमकी थी और चिल्ला कर बोली, ये देवरजिया का बक रही है? चुन्ना सिंह क्या हो गया? बड़ी माँ साहब खुद देख लो। चुन्ना बोला। देख लो? क्या देख लो? चुन्ना सिंह छोटी मालकिन पूछी। चमाइन का पैर। चुन्ना बोला। देवरजिया एक हाथ में चप्पल उठाकर एक पैर का पंजा तनिक ऊपर कर मालकिन को दिखाते हुए बोली, देख लो मालकिन, क्या तुम्हारा चप्पल देख लो? माँ बोली थी। अरे मालकिन, इतनी हिम्मत कहाँ? माँ बोली थी। इतनी हिम्मत कम है क्या? मालकिन बोले। सच कहा है, अन्हरे के आगे रो, अपन दीदा खो। अरे मालकिन, भात जैसे मेरे पैर के पंजे नहीं सूझ रहे हैं का? अखिया पर मोटका चश्मा लगाकर देखोगी तो साफ साफ दिख जाएगा।
इतने में चुन्ना बोला, अरे बड़ी माँ साहिबा, महावर रचाकर नया चप्पल देखो। इतने में गुस्से में चुन्ना बोला, अरे बड़ी माँ साहब, महावर रचा पैर देखो, नया चप्पल देखो। देवरजिया, तेरी ये हिम्मत, तुम हवेली को चप्पल दिखाने आई हो? माँ कुछ बोलती, केशव अलका को बताया। इतने में फिर चुन्ना बोला, इस देवरजिया की हिम्मत देखो, पाँव की महावर और नया चप्पल दिखाने हवेली आई है, धान रोपने नहीं गई। मालकिन, कौवे को बोलो अपनी चोंच बंद करे। माँ भी गुस्से में बोली थी, चुन्ना सिंह, मुंह बंद रखो, तनिक देवरजिया क्या कह रही है इसकी भी तो सुन लूं। बूढ़ी मालकिन बोली। मालकिन पानी में बिया उखाड़ते, ढोते और धान रोपते पैर के अंगूठा से लेकर कमर तक और दोनों हाथ की किहूनियों के ऊपर तक सड़ गया। पिछले 2-3 महीने से आपके खेतों में धान की रोपाई, बिया की उखाड़े का काम जो कर रहे हैं, जमींदार बाबू न जाने कौन सी खाद खेत में डालते हैं कि खेत उबलने लगता है। बाबू लोग मजदूरों को आदमी नहीं मशीन समझते हैं। देखो मालकिन, पाँव से मवाद बह रहा है, पूरे शरीर में खुजली चल रही है, रात में पैर का बत्ती जार की हूँ, पनाही क्या पहन ली कि हवेली में खलबली मच गई। माँ ऊंची आवाज में बोली। केशव जैसे अलका को आंखों देखा हाल सुना रहा था। माँ की आवाज सुनकर दिल मिलाकर चुन्ना बोला, सुन लिया बड़ी माँ साहिबा, अब देवरजिया नेता बन रही है। दिल्ली में काशीराम मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में जुटे हैं। अपना मजदूर तीरथ राम अपनी घरवाली देवरजिया को गांव का प्रधान। मालकिन, तुम क्या जानो बत्ती जार। चुन्ना बाबू, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, देर से ही सही पर हम इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रियों का राज तो आएगा। ठकुराइन, मेरी मजदूरी तौलो। मेरे पाँव के तलुए से देखो, मवाद निकलने लगे हैं खड़े खड़े। अब मुझे खड़ा रहने में दर्द होने लगा है। माँ बोली तो चुन्ना ऐंठते हुए बोला, अरे भविष्य की ग्राम प्रधान देवराजी साहिबा का पैर खड़ा खड़ा दर्द करने लगा है, मचिया ला दूं क्या? तुम्हारी मचिया तुम्हें मुबारक, मेरी मजदूरी मुझे। चुन्ना बाबू, हवेली के बाहर मुंहजोरी किसी दबंग से करने की गलती मत कर देना, वरना कोई ऐसे गला दबा देगा कि बदतमीजी नहीं कर पाओगे।
माँ बोली थी। देवरजिया धमकी दे रही है क्या? चुन्ना बोला। अरे बाबू, अपनी औकात कहाँ? मालकिन, पिछले 15 दिन की मजदूरी बाकी है तो दो। क्यों बत्ती जार को छिलवा रही हो? मालकिन माँ से आंचल से आंसू पोंछते हुए बोली थी। छोटी ठकुराइन बात का रुख मोड़ते हुए बोली, चुन्ना सिंह, देखो बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तुम छाता लगाकर एक और छाता लेकर बड़े बाबू साहब के लिए लेकर तुरंत खेत जाओ। बाबू साहब को घर भेज देना। ध्यान रखना, मजदूरों से झगड़ा नहीं करना। बाबू साहब की दवाई का समय हो गया है, जल्दी जाओ। चुन्ना बाबू छोटी मालकिन बोली। बड़ी मालकिन बोली, देवरजिया अपनी पनही दूर निकाल कर आओ, मजदूरी छोटी मालकिन तौल देंगे। छोटी मालकिन मजदूरी तौलने लगी। वही मचिया पर बूढ़ी मालकिन बैठ गई और माँ से पूछी, सड़े हुए पैर के घाव पर जलती हुई तेल की बत्ती से बत्ती जार क्या है? किसने बताया? भला बताओ, कोई सड़े हुए घाव पर बत्ती जार करता है क्या? मालकिन, बड़ी मालकिन पूछी। हाँ मालकिन, बत्ती जार तो ऐसे ही होता है, माँ बताई थी। अनाज की मजदूरी तौलते हुए छोटी मालकिन बोली, सड़ रहे पैर को तुमने बत्ती जार कर डाला। खुजली तो कम हो गई, पर मेरी पनही से हवेली और चुन्ना बाबू की जमींदाराहट सुलग गई। कहते हुए माँ की आंखों से आंसू जमीन पर लुढ़क गए थे। वह आंसुओं को रोकते हुए बोली, तौलो मालकिन, मजदूरी तौलो। मजदूरी सड़ा अनाज, गांठ भूसी देखो मत तौलो। मजदूरी अच्छे अनाज की दिया करो। मालकिन 2 किलो दिन भर की कमाई के लिए देख रहे हो, हाथ पैर से मवाद रिस रहा है। हकी मजदूरी तो मत मारा करो। माँ छोटी मालकिन से नाराजगी के अंदाज में बोली थी। केशव पत्नी अलका से बताते हुए रो रहा था। देवरजिया, बक बक मत कर, मजदूरी ले कर जा। बत्ती जार की जगह नीम की खुट्टी पत्थर पर पानी के साथ रगड़कर लगाना। पका हुआ घाव धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मालकिन बोली। मालूम है मालकिन, बत्ती जार कर देने से घाव बढ़ेगा नहीं। मालकिन माँ बोली थी और मजदूरी में मिले अनाज की गठरी सिर पर उठाकर घर की ओर चल पड़ी थी। माँ के आंसू हवेली के चौखट पर गिरे थे। घर आकर गठरी रखकर आंसू बह रहे थे। एक परजीवी भिखारी माथे पर लंबा चौड़ा टीका लगाए तभी आ धमका था और बोला, कुछ दान दे दो। अगला
जन्म सुधर जाएगा। माँ गुस्से में तो थी, इस जन्म का दुश्मन परजीवी भिखारी आया है मेहनत मजदूरी की कमाई लूटने। जा भाग रहा है कि ऊंचा उठाऊं, कहते हुए माँ झाड़ू की ओर लपकी। इतने में टीका वाला परजीवी बाहर खड़ा हुआ। मैं स्कूल गया था, बड़ी बहन देविका घास काटने गई थी। मैं स्कूल गया था, पर घर पर छोटी बहन शिल्पा थी। हवेली में मिले दर्द से माँ दुखी थी। माँ की आंखों से तर तर आंसू चल रहे थे। शिल्पा माँ को लोटे का पानी देते हुए पूछी थी, माई क्यों रो रही हो? बिटिया, मेरा चप्पल हवेली के गाल पर पड़ गया था। जमींदार का बिगड़ैल बेटा चुन्ना मजबूर इज्जत को तार तार कर दिया। छोटी शिल्पा की समझ में कुछ नहीं आया। जब मैं स्कूल से आया तो शिल्पा ने मुझे सब बताया और बोली, भैया मैं रो भी रही थी। क्यों? मैंने शिल्पा से पूछा। शिल्पा बताई थी कि माँ हवेली मजदूरी लेने गई थी। माई रात में बत्ती जार की थी, चप्पल पहनकर हवेली गई थी। माई का चप्पल देखकर चुन्ना सिंह को सांप डस गया था। वह माई के साथ बदसलूकी किया है, गाली दिया है। बहन की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं माँ से बोला, हवेली जा रहा हूँ, केशव अलका को बताए। मेरी कसम केशव, तुम हवेली न जा बेटवा। यह चुन्ना अपने सबों को नहीं छोड़ा। बेटा, वह बदमाश हमारा क्या होगा? गूंगे बहरे और शोषण अत्याचार स्वार्थ की आंखों पर पट्टी बांधे खून चूसने वालों की कचहरी में कोई सुनेगा नहीं, न कोई फरियाद होगी, न कोई फरियाद सुनेगा। मत जा बेटवा, माँ रोते हुए बोली थी। माँ ने कसम भी दे दिया। माँ की कसम ने मुझे पत्थर की मूर्ति बना दिया था। चुन्ना ने अपने भाई का घर कैसे बर्बाद कर दिया? अलका पूछी। चुन्ना के दो और भाई सुन्नी सिंह और एक बहन मुन्नी। मुन्नी सिंह चारों में सबसे बड़ा था। सबसे छोटा चुन्नी सिंह और एक नंबर का बदमाश चुन्ना। मुन्नी सिंह की शादी के बाद दुल्हन आते ही जो जबरदस्ती शुरू कर दिया। चुन्ना सिंह की जोर जबरदस्ती से तंग आकर दुल्हन मायके चली गई, फिर कभी नहीं आई। बेचारा अन्नी पागल हो गया और एक दिन हार्ट अटैक से मर गया। ऐसी तो चुन्ना की कहानी है। ऐसी तो चुन्ना की कहानी है। बाप रे,
ये चुन्ना तो बड़ा कातिल है। सासू माँ ने ठीक किया, कोई अनहोनी टल गई। खूंखार कातिल की माँ जोखिम था। अलका बोली, चुन्ना है नहीं था। भाई का जीवन बर्बाद करने वाले चुन्ना को कई साल बाद किसी बड़े बदमाश ने बीच सड़क पर ऐसे टपका दिया कि किसी को पता ही नहीं चला। उस वक्त माँ आंसू पोंछते हुए बोली थी, बेटा, संतोष का फल मीठा होता है। पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कैसी। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था, बचवा, पढ़ लिख कर तरक्की करना, अपने और सैसों के परिवार को ऐसा बना देना कि फिर कभी बत्ती जा न करना पड़े। मैंने माँ का संकल्प पूरा किया। मैंने माँ को संकल्प दिया। माँ के आशीर्वाद से संकल्प भी पूरा हो गया। केसर बोला, हवेली माटी में मिल गई। हवेली वालों को बत्ती जार करने के लिए तेल बाती पाने का भाग्य रूठ गया। तुम्हारे सैसो भैया ने कौन सा भयपन निभा दिया। उनके बेटवा के लिए तुम बाप की तरह फूल बने, वही सैसो बाबू पीठ में खंजर उतार दिए। सैसो बाबू की पुत्र बहू न जाने कौन सा ऐसा जादू कर दी कि सास ससुर ननद खुद उसका पति बनता, खुद अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। अपने उपकार विसार दिए सब। अब तो कोई बात तक नहीं करते। अपने पाले पोसे कितने पराये हो गए। ऐसे खून के रिश्तेदारों से तो पराये अच्छे। अपने बच्चों के हक काटे, अपनी जरूरतों को पूरी नहीं किए, भाई और उनके परिवारजनों की जरूरतें पूरी करते रहे। वक्त क्या बदला, तुम पराये अजन्मे हो गए। क्या मिला भागीरथी प्रयास का। अशोक के पापा अलका बोले, मोहतरमा, बत्ती जार का दर्द करने और सहने का सामर्थ्य था, किए और सहे। एक परिवार को अपने बेटा बेटी जैसे पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, तरक्की की राह पहुंचाए। तरक्की के मद में वे बौरा गए तो इसमें हमारा और माँ का बाप का क्या दोष। वे लोग हम लोगों की नेकी को विसार लिए तो हम लोग नेकी कर क्यों दुखी हों। हमने अपना नैतिक फर्ज निभाया, भयपन निभाया, कोई बुराई नहीं किए, अच्छाई किए हैं। हम बुला देते तो सुखी रहेंगे। अलका, तुम कहती हो मैं कंजूस हूँ, सही भी है। परिवार को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए संघर्षरत न तुम्हारा शौक पूरा कर पाया न खुद का। जानती हो, मैंने दिल्ली के आजादपुर में सड़क के किनारे बिकने वाले पुराने कपड़े 20-20 रुपये 25 रुपये में खरीद कर पहनकर अधिकारी तक बना हूँ। याद रहता है मुझे आजादपुर के किनारे सड़कों पर बिकने वाले वे पुराने कपड़े 20-25 रुपये में जो मैं खरीदता था।
खरीदा करता था, पहना करता था, उसी कपड़े को खरीद कर संघर्ष से उतरा कर अधिकारी तक पहुँचा हूँ। भाई ने भी रिश्ते को धकिया दिया है तो धकियाने दो। भाइयों की कुनबा को तरक्की पर भाई की कुनबा को तरक्की के रास्ते पर लाने में भी तो मैं सफल हो गया। मुझे लगता है बिल्कुल मैं हो गया। अरे अब रहने दो, रुलाओगे क्या? अलका बोली। माँ बाप के भतीजार का दर्द उनके साथ गया, पर माँ बाप के आशीर्वाद से अपने कुनबे को भतीजार के दर्द का सामना भविष्य में तो नहीं करना पड़ेगा। केशव और अलका बातचीत कर ही रहे थे कि स्वामीनाथ बाबा आ गए और पूछे, बेटवा किसको गुड़खुल हो गया है कि बत्ती जार करना पड़ रहा है? बाबा वीरनाथ जमींदार की हवेली को अलका बोली। बिटिया हवेली को नासूर हो गया है, बत्ती जार का इलाज कारगर नहीं है अब हवेली के लिए, स्वामीनाथ बाबा बोले थे। हाँ बाबा ठीक कह रहे हो, अलका बोली। बिटिया तीरथ और देवराज जी के भतीजार ने अपने परिवार के सारे दुख दर्द हर कर बस्ती के लिए नजीर खड़ी कर चले गए। बेटा केशव तुमने बाप के सपनों को सुनहरे रंगों से रंग दिया है, स्वामीनाथ बाबा बोले थे। सासू माँ के भतीजार के दर्द पर अशोक के पापा याद कर आंसू गाल रहे हैं। अलका बोली। बेटा खत्म तो अंग्रेजों का साम्राज्य हो गया, जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था। शोषकों का राज तो खत्म ही होना था। अब तो अत्याचारियों का चूल्हा भी गर्म करने में नानी याद आने लगी है। लुटेरों का भी आतंक खत्म हो गया। आसमान छूने का वक्त आ गया है। खूब तरक्की करो, माँ बाप की याद करते रहो, माँ बाप को कभी मत भूलना। माँ बाप मर कर भी धड़कन में बसते हैं। माँ को याद रखना शुभ संकेत है। बेटवा बिटिया माँ बाप को याद रखना शुभ संकेत होता है। बहुत बढ़िया बेटा, खूब आगे बढ़ोगे, स्वामीनाथ बाबा बोले थे। हाँ बाबा, माँ बाप के भतीजार को कैसे भूल सकता हूँ, कैसे भुला सकता हूँ। माँ बाप की भतीजार का दर्द केशव जैसे कराते हुए बोला था। शाबाश केशव बेटवा, शाबाश केशव बेटवा, शाबाश। तुम गांव का नाम रोशन करो, खूब तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। स्वामीनाथ बाबा कहते हुए ऐसे गए कि फिर कभी न लौटे। भाई बहनों, कहानी समाप्त होती है। आपने कहानी सुना, आपका धन्यवाद।
अगर आपको मेरी कहानियाँ, कविताएँ, लव कथाएँ अच्छी लगती हैं, उद्देश्य परक लगती हैं, आपको लगता है कि मेरी कहानियाँ, मेरी कविताएँ, मेरी लघु कथाएँ सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, समतावादी समाज को संगठित करने में, देश के विकास में सहायक बनने लायक है, तो मेरी रचनाओं को आप शेयर करें, साझा करें। भाई बहनों, आपका समर्थन मेरा उत्साह वर्धक। कृपया मेरे चैनल @नंदलाल भारती 5454 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर किसी नई कहानी, कथा, लघु कथा, कविता के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। यह कहानी बत्ती जहार सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।